Hello friends, welcome to Bus Tutorials. It is a platform to educate yourself. तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग आपके लिए लाए हैं स्टार्ट सेशन प्रोग्राम यानी कि एसएसपी। इसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं आपके हर स्टैंडर्ड के, हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर को वीडियोस के ज़रिए। तो दोस्तों, इस सीरीज़ में हम अब तक आपको प्रोवाइड करा चुके हैं आपके 5th से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक के मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल स्टडीज़ की कुछ वीडियोस। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक वॉच ट्यूटोरियल्स एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको हमारी आने वाली वीडियो टाइम से मिल जाएगी। तो दोस्तों, बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। आज बस ट्यूटोरियल्स एजुकेशन आपके लिए लाया है क्लास 10th के सोशल स्टडी सब्जेक्ट के हिस्ट्री पार्ट को, जिसमें हम पढ़ेंगे आज उसके फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके हम आज फर्स्ट और सेकंड पार्ट को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह से फ्रांस की क्रांति के बाद, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद यूरोप के नेशनलिज्म का उदय हुआ, वहाँ पे राष्ट्रवाद आया। इन सब बातों को हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक और बात से परिचित कराना चाहता हूँ। दरअसल दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ 1848 में फ्रेडरिक सैरियो की बनाए हुए एक पोर्ट्रेट के बारे में। इस पोर्ट्रेट में उन्होंने किस तरह से डेमोक्रेसी और सामाजिक व्यवस्था को दिखाया है, उसको मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस पिक्चर में आप ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि एक मूर्ति लगी हुई है। दरअसल ये फ्रीडम की मूर्ति है, यानी कि स्वतंत्रता की एक प्रतिमा है। इस मूर्ति के एक हाथ में आप मशाल देख सकते हैं, जो ज्ञानोदय की मशाल है। साथ ही इसके दूसरे हाथ में आप देखें तो ध्यान से देखने पर आप यह पाएंगे कि इसके दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है, यानी कि एक मनुष्य को क्या क्या अधिकार होने चाहिए वह सब इस घोषणा पत्र में लिखे होंगे। वहीं पे आप इस पिक्चर की जब नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको कुछ बिखरी हुई चीज़ें दिखाई देंगी। दरअसल ये निरंकुश शासकों के द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुएं हैं, क्योंकि अब निरंकुश शासन के मोनार्च अब पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, तो इसीलिए वो अब ध्वस्त हुई हुई आपको दिखाई दे रही हैं। साथ ही आप अगर मूर्ति के आगे की तरफ देखें तो वहाँ पर आपको अमेरिकी और स्विट्ज़रलैंड के लोग दिखाई देंगे। ये लोग इस पूरे की पूरी लोगों की भीड़ का अग्रत्व कर रहे हैं, इन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही दोस्तों, इस पिक्चर को ध्यान से देखने पर आपको फ्रांस की क्रांति का भी झंडा दिखाई देगा, जो कि यहाँ पर फ्रांस की मौजूदगी को दर्शाता है। साथ ही यहाँ पर जर्मनी का झंडा आपको दिखाई देगा, जो कि काला, लाल और सुनहरे रंग का है। यह 1848 की उदारवादी यानी कि लिबरल उम्मीदों को अभिव्यक्त करता है। साथ ही दोस्तों, यहीं पर जो पूरा का पूरा सिलसिला है, इसमें ऑस्ट्रिया, राजशाही, लंबोर्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस जैसे देशों का समर्थन है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ईसा मसीह को भी दर्शाया गया है, जो इन लोगों को शांति और सौहार्द के साथ रहने की शिक्षा देते हैं। साथ ही यहाँ पे संतों और फरिश्तों को दिखाया गया है, जो इन सभी लोगों के कार्य को ऊपर से नियंत्रित कर रहे हैं, दृष्टि बनाए हुए हैं इनके कार्यों पर। इस प्रकार से दिखाते हुए फ्रेडरिक सैरियो इस पूरे के पूरे पोर्ट्रेट को डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक के तौर पर बताते हैं। तो दोस्तों, फ्रेडरिक सैरियो के इन सभी तथ्यों में से यह एक चित्र है, क्योंकि ऐसे ऐसे उन्होंने 4 चित्र बनाए हैं, उसमें से एक चित्र आपको दिखाया गया है, समझाया गया है। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दरअसल अब हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से फ्रांस की क्रांति हुई और साथ ही राष्ट्र का जो विचार है वो लोगों के मन में आया। उसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि यदि आप फ्रांस की क्रांति यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की इससे पहले की वीडियोस को देख सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जो कि आपको फ्रांस की क्रांति का पूरा वृत्तांत बताने वाली है। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं फ्रांस की क्रांति के बाद की चीज़ों के बारे में, मतलब फ्रांस की क्रांति के बाद क्या क्या बदलाव आए, उन चीज़ों को हम पढ़ेंगे।
तो जो सबसे पहला बदलाव आया वो यह था कि जो फ्रांस का झंडा था वो ट्री कलर का बन गया, बजाय इसके कि वो रॉयल स्टैंडर्ड का झंडा हो, जो कि वहाँ पहले से जो शाही परिवार थे उनका जो झंडा था उसे हटाकर वहाँ पर फ्रांस फ्लैग लगा दिया गया, जो कि ट्री कलर वाला था, जो हमने इससे पहले पिक्चर में देखा। साथ ही दोस्तों वहाँ पे जो सारा का सारा सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेटिव था, वो सारा का सारा केंद्रित कर दिया गया, एक ही सेंटर बना दिया गया, ताकि सारे के सारे जो लोग हैं उन सभी लोगों को, उन सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए जा सकें, एक जैसा व्यवहार उनके साथ किया जाए। साथ ही दोस्तों जितने भी आंतरिक कर लगाए जाते थे उनके सामानों की आवाजाही पर, उन सभी को अबोलाइज कर दिया गया, और साथ ही जो वेट का सिस्टम था वो लगभग एक जैसा वहाँ पर रखा गया। इसके साथ ही वहाँ पर जितने भी रीजनल डायलेक्ट्स थे उन सभी को डिस्करेज कर दिया गया, और फ्रेंच जो लैंग्वेज थी, क्योंकि यह एक ऐसी लैंग्वेज थी जो कि पेरिस में बोली जाती थी, तो इसी लैंग्वेज को वहाँ की कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया। इस प्रकार से दोस्तों ये सब बदलाव आए। उसके साथ ही जितने भी क्रांतिकारी थे उन्होंने कुछ घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि यह जो क्रांति है इसका यह मिशन है कि वो फ्रांस के नेशन को लिबरेट पीपल में बदले, और जितना भी यूरोप है उसमें अलग अलग प्रकार के बदलाव लाए, जिससे कि यूरोप को एक नेशन बनाने में मदद मिल सके। इस प्रकार से उन्होंने घोषणाएं की, और साथ ही उन्होंने अपनी एक्टिविटी से दर्शाया कि फ्रांस की आर्मी जो है, जो कि हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और बहुत सारे इटली से आई है 1790 के दशक में, उस टाइम पे उन सबको आगे बढ़ाया जाए ताकि यूरोप को एक अच्छा नेशन बना सकें। इस प्रकार से वो जो रेवोल्यूशनर थे वो आगे अपने कार्य को बढ़ाते रहे। दोस्तों हमने इससे पहले 9th क्लास की वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें ये जाना था कि नेपोलियन ने किस प्रकार एक गणतंत्र को दोबारा से राजतंत्र में परिवर्तित करने का प्रयत्न किया, लेकिन नेपोलियन ने कुछ ऐसे निर्णय भी लिए जिसने इस राष्ट्र को गणतंत्र बनाने में सहायता प्रदान की। अब हम जानते हैं कि वो निर्णय किस प्रकार के थे। दरअसल इन निर्णयों को आप नेपोलियनिक कोड या सिटीजन कोड ऑफ 1804 के नाम से जानेंगे। इस कोड में जितने भी विशेषाधिकार जन्म के ऊपर आधारित थे उन सभी को हटा दिया गया, और एक इक्वलिटी, एक समानता लोगों के बीच में लाई गई कि उन्हें समान अधिकार प्राप्त हों। साथ ही इस कोड की यह भी एक अच्छी बात रही कि वहाँ पर जितने भी रीजन थे उन सभी को फ्रांस के कंट्रोल में लाया गया। इसके साथ जो डच रिपब्लिक था, यानी कि डच लोकतांत्रिक गणराज्य था, स्विट्ज़रलैंड था, इटली था, जर्मनी था, उन सभी को सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न के तहत लाया गया, और साथ ही वहाँ पे जितने भी फेडरल सिस्टम थे उन सभी को हटा दिया गया। वहाँ के किसानों को वहाँ के दिए जाने वाले करों से मुक्ति दे दी गई। इस प्रकार के फैसले नेपोलियनिक कोड में दिए गए। इसके साथ ही जितने भी टाउन्स थे उनमें भी इस प्रकार की व्यवस्था लाई गई। साथ ही जितने भी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम थे उन सभी को इम्प्रूव किया गया, जिससे वहाँ के किसानों, आर्टिशियंस, वर्कर्स और नए बिजनेसमैन को अपने काम को आगे बढ़ाने में सहायता मिली। इस प्रकार से नेपोलियनिक कोड वहाँ के राष्ट्र को एक गणराज्य में स्थापित करने में बहुत ज़्यादा सहायक हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने यह तो पढ़ लिया कि कैसे फ्रांस की रेवोल्यूशन हुई, लेकिन दोस्तों किसी भी ऐसे राज्य को जो बहुत समय से राजतंत्र में रहा हो उसे गणराज्य में बदलना इतना आसान नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे यूरोप को नेशनलिज्म में बनाया गया, मतलब यूरोप में नेशनलिज्म लाया गया। तो इसे पढ़ने से पहले हम इसमें आने वाले अवरोध देखेंगे, मतलब इसमें क्यों इतना मुश्किल आई। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न यह था कि वहाँ के जो नागरिक थे उनकी विचारधाराएं, उनके रहन सहन का तरीका और स्पेशली उनकी भाषाएं पूरी तरह से अलग थी। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो हैब्सबर्ग के एम्पायर में पहली लैंग्वेज तो जर्मन थी, जो कि उसके राज्य के टायरोल, ऑस्ट्रिया और बोहेमिया में बोली जाती थी।
वहीं पर इटालियन लैंग्वेज भी उसके साम्राज्य में बोली जाती थी, जो कि लैम्बर्डी और वेनेटिया में बोली जाती थी। इसके साथ ही वहाँ पर माइग्यार लैंग्वेज आधे हंगरी में बोली जाती थी। दोस्तों, आधे हंगरी में तो माइग्यार बोली जाती थी, जबकि बचे हुए आधे हंगरी में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी। तो इस प्रकार से वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो पूरी तरह आपस में बटी हुई थी, जिस वजह से वहाँ पर नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद का विचार लाना बहुत ही मुश्किल साबित होता। लेकिन दोस्तों, जो मुश्किल होता है मुमकिन तो होता नहीं, इसीलिए इसके लिए बहुत सारे निर्णय लिए गए, बहुत सारे लोग आगे आए, जिससे यह संभव हो पाया। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम यह जानेंगे कि एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास इन दोनों के बीच में क्या संबंध रहा। दोस्तों, जो पहले की मिडिल क्लास थी और एरिस्टोक्रेसी यानी कि कुलीन वर्ग था, उसके बीच में बहुत अच्छा संबंध बने। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो लोग फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ करते थे और उन लोगों के जो परिवार थे वो आपस में वैवाहिक संबंधों से जुड़े रहते थे, यानी कि उनके यहाँ आपस में एक दूसरे के यहाँ शादी होती थी। इस प्रकार से वो लोग जुड़े रहते थे। लेकिन इन लोगों के इस जुड़ाव ने एक नए वर्किंग क्लास पॉपुलेशन को उभरने का मौका दिया, जो कि नई मिडिल क्लास के रूप में उभरी। इसके अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स लोग जो थे वो आए। इन लोगों ने यह विचार रखा कि जितने भी एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस हैं उन सभी को अबोलाइज करना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि अब राष्ट्र को, नेशन को समानता और एकता की तरफ लेकर जाना है। इसी थॉट को आगे बढ़ाते हुए ये मिडिल क्लास भी आगे बढ़ती रही। तो इस प्रकार से इन लोगों ने मेहनत की और आगे बढ़ते रहे। लेकिन दोस्तों, अभी अभी हमने कुछ ऐसे वर्ड देखे हैं जिनका मतलब समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि जो मैं आपको न्यू मिडिल क्लास कह रहा हूँ, दरअसल इसको लिबरल मिडिल क्लास के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर वर्ड आया है लिबरल, तो व्हाट इज़ द मीन ऑफ लिबरलिज्म, तो ये भी हमें जानना ज़रूरी है। तो दरअसल लिबरलिज्म अगर हम वर्ड के तौर पर देखें तो लिबर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्री, यानी कि आज़ाद। लेकिन लिबरलिज्म का अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मीनिंग होता है, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि अगर हम देखें नई मिडिल क्लास के नज़रिए से, तो लिबरलिज्म का मतलब है आज़ादी और हर एक व्यक्ति के लिए, इंडिविजुअल पर्सन के लिए समानता का अधिकार, वो भी कानून के ज़रिए। इसके साथ ही लिबरलिज्म को यदि हम पॉलिटिकली देखना चाहें तो वो एक ऐसी सरकार की ओर इंगित करता है जो कि एक कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित हो। इसके साथ ही अगर हम लिबरलिज्म को दूसरे नज़रिए से देखें, यानी कि एक फ्रांस की क्रांति के नज़रिए से देखें, तो लिबरलिज्म का मतलब है कि जितने भी ऑटोक्रेसी हैं, जितने भी क्रिलेशियल प्रिविलेजेस है, उन सभी का खात्मा हो और एक ऐसा संविधान बनाया जाए, एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाए जो कि ऐसे नियमों को पारित करे जो पार्लियामेंट में पारित किए जाए, यानी कि लोगों के मतों के द्वारा ही पारित किए जाएं। इस प्रकार से लिबरलिज्म को परिभाषित किया जा सकता है। साथ ही दोस्तों, अगर हम इकोनॉमिक स्फेयर के तौर पे देखें तो लिबरलिज्म उस आज़ादी की ओर इंगित करता है जिसमें वहाँ पर जितनी भी मार्केट्स हैं उन सभी को एक आज़ादी मिले कि वो अपने सामान को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकें। इस प्रकार से लिबरलिज्म अलग अलग क्षेत्र में जाने पर अलग अलग अर्थों को परिपूरित करता है। लेकिन दोस्तों, अभी अभी हमने ये बात की कि जो वहाँ की मार्केट्स हैं उन सभी को अधिकार मिले, तो वो अधिकार किस तरह के होने चाहिए। दरअसल वहाँ की कंडीशन कुछ इस तरह थी कि उनके अधिकार वहीं पे हनन हो जाता था उनके अधिकारों का, जब वहाँ के जो व्यवस्था थी उसमें चीज़ों को मेज़र करने के तरीके बदले हुए होते थे। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से वहाँ पे जो मेज़र्स थे वो अलग अलग होते थे। दोस्तों, हर एक रीजन का अपना एक अलग सिस्टम था और इसके अंदर जितने भी कैलकुलेशन होती थी वो सब करने में बहुत सारा समय लग जाता था। अगर हम कपड़े की बात करें तो कपड़े को नापने की जो यूनिट थी वो थी एले। इसकी जो लेंथ थी वो अलग अलग जगह पर जाकर बदल जाया करती थी।
उसे भी समझने के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए प्ले कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अगर हम एलए का ही एग्जांपल ले लें और हम देखें कि कोई कपड़ा किसी टेक्सटाइल मटेरियल का बना हुआ फ्रैंकफर्ट से निकलता है, तो एक एलए की जो लेंथ हुई वो 54.7 सेंटीमीटर हुई। अब यह कपड़ा मेंस में जाता है, तो एक एलए अगर कपड़ा है तो उसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो 55.1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब वही एक एलए अगर कपड़ा नमबर्ग में जाता है, न्यूरबर्ग में जाता है, तो वहाँ पर उसकी लेंथ जो है वो 65.6 सेंटीमीटर होगी। और वही वन एलए कपड़ा अगर फेयरबर्ग में जाता है तो वहाँ पर उसकी जो लेंथ होगी वो 53.5 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार से पूरी राज्य के अंदर अलग अलग रीजन में अलग अलग मेजर्स वो यूज़ करते थे, जिसे करने के लिए बहुत सारा समय ज़ाया होता था और मार्केट में चीज़ों को समय से पहुंचाना उसे चलाने वाले बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता था। इसीलिए वहाँ पर लिबरलिज्म आना बहुत ज़रूरी था ताकि उन लोगों को इसके भी अधिकार मिल सके। इसके बाद दोस्तों एक बहुत बड़ा बदलाव आया, कन्वर्टिज्म आफ्टर 1815। दरअसल ये 1815 का जो ईयर है ये वहाँ के इतिहास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो नेपोलियन जो 1804 से राज्य करता आ रहा था उसे 1815 में हरा दिया गया और इसके बाद कुछ बदलाव लाए गए। और वे सभी जो कन्वर्टेशंस थे, वो जो सब बदलाव थे, वो कुछ इस तरह लाए गए कि जितने भी नेपोलियन के ज़रिए लिए गए निर्णय वार के समय के थे उन सभी को बदला जाएगा और उनके अलावा और निर्णय लिए जाएंगे। यह सभी बदलाव 1815 में ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया जैसे देशों ने मिलकर लिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन्हीं देशों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। दोस्तों, इन देशों ने मिलकर वेना में एक समिट बिठाई, एक बैठक बुलाई, जिसमें इन्होंने ट्रेटी ऑफ वेना ऑफ 1815 को पारित किया। इसके जरिए नेपोलियन द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को हटाकर नए निर्णय लिए जाने का प्रावधान बना। तो दोस्तों इस प्रकार से ये सभी कन्वर्टेशन आते हैं। अब क्योंकि हमने फ्रांस की क्रांति और यूरोप के नेशनलिज्म बनने की बात की ही है, तो इसमें जिन लोगों ने भागीदारी की है उन्हें अगर हम ना पढ़ें तो यह स्टडी पूरी तरह अधूरी रहने वाली है। दोस्तों, क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं और आपको आगे चलकर बोर्ड को फेस करना है, तो दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस वीडियो के अंदर जो अब टॉपिक आने वाला है यह आपके बोर्ड में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है, क्योंकि ये बात मैं करने वाला हूँ जोसेफ मैज़ेनी की। जोसेफ मैज़ेनी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप को राष्ट्रीयता प्रदान करने में बहुत बड़ी सहायता प्रदान की। जी हाँ दोस्तों, जोसेफ मैथ्सनी को पढ़ते समय हम ये जानेंगे कि उनका जो जन्म था वो जेनेवा में 1807 में हुआ था। उन्हें सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कैम्बोर्नियरी का एक मेंबर बनाया गया और केवल 24 साल की युवा उम्र में उन्हें 1831 में एक रेवोल्यूशन थी, एक क्रांति थी लिंगुरिया में, उसे चलाने के लिए भेज दिया गया, उसमें भाग लेने के लिए भेज दिया गया। इसी तरह उन्होंने भी कुछ सोसाइटीज़ बनाई, जिनमें से एक थी यंग इटली, जो कि उन्होंने मार्सेलिस में स्टार्ट की थी। उसके साथ ही उन्होंने यंग यूरोप बैरन में स्टार्ट की थी। इन दोनों ही सोसाइटीज़ के जो मेंबर्स होते थे वो सभी यंग होते थे, युवा होते थे और उनके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना पूरी तरह कूट कूट कर भरी जाती थी। वो लोग अपने मन में यह शपथ ले लेते थे कि जब तक यूरोप को एक राष्ट्र के रूप में ना देख लेंगे तब तक वह अपने जीवन को उस पर लगाकर रखेंगे। इस प्रकार से उन लोगों के मन में भाव थे और ये सभी लोग पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन जैसे राज्यों से आते थे। दोस्तों, जोसेफ मैथ्सनी को बहुत अच्छे से समझने के लिए हमें मेटरनिख के विचारों को एक बार जान लेना चाहिए। मेटरनिख ने एक पंक्ति में अपने भावों में जो कहा, उसी से हमें पता चल जाएगा कि जोसेफ मैज़ेनी कितने अच्छे व्यक्तित्व थे।
क्योंकि मेटरनिक एक राजतंत्र को पसंद करने वाले व्यक्ति थे और ये कहते हैं कि ही इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर्स, यानी कि उनकी सामाजिक व्यवस्था का जो सबसे बड़ा और खतरनाक दुश्मन है वो थे जोसेफ मैथनी। इस प्रकार से जोसेफ मैथनी को तो हमने पढ़ लिया। अब दोस्तों जो आगे की वीडियो है उसमें हम ये जानने वाले हैं कि जितने भी क्रांतिकारी हुए उन्होंने अपने अपने युग में किस तरह से कार्य किया और उनका वह युग क्या था, साथ ही जर्मनी और इटली का निर्माण कैसे हुआ, यह हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों तब तक का आपको इंतज़ार करना होगा और हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आपको वस्त ट्यूटोरियल एजुकेशन को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से ही आपको 10th स्टैंडर्ड के आने वाली यह वीडियो मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों इस वीडियो के अच्छा लगने पर इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से हम प्रोत्साहित होते हैं और आपके लिए इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अभी तक बस ट्यूटोरियल एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए भी आपका धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।